तो एक्सचेंज रेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिनेशन होता है और उसके बारे में परचेजिंग पावर पैरिटी। बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है ये जानने के लिए। पीपीपी हम लोग सुनते हैं, है क्या देखते हैं। चलो इस तरह से धीरे धीरे करके हम लोग करेंगे और अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते चले जाएंगे, नथिंग टू वरी। तो कहता है कि एक्सचेंज रेट वेरी सब्सटेंशियली ओवर टाइम, समय के साथ वेरी करते रहता है। वेरी मतलब एक होता है चेंज, मतलब बढ़ेगा घटेगा, एक वेरी करता है मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर जाता है नीचे आता है, या उसी से आज मान लो 70.1 है तो कल 70.12 होगा, इस तरह से वेरी करता है, चेंज होता रहता है, मतलब परिवर्तित होते रहता है। अब एक डाटा इन्होंने दिया है इस बुक में, इन 1970 यूएस डॉलर कुड बी यूज्ड टू बाय 3.65 जर्मन मार्क्स or 627 Italian lira. In 98, both Germany and Italy were getting ready to adopt the euro as their common currency. यूरो जब आया तो जर्मनी और इटली जो है यूरो जोन में ज्वाइन कर गए, एंड यूएस डॉलर बॉट 1.76 जर्मन मार्क्स एंड 1737 इटालियन लीरा। मतलब क्या हुआ, वेरी हुआ। इन अदर वर्ड्स ओवर दिस पीरियड द वैल्यू ऑफ डॉलर, वैल्यू क्या हुआ, डॉलर का वैल्यू कह सकते हैं कि घट गया बाय मोर देन हाफ कंपेयर टू द मार्क, while it more than double compared to lira। ठीक है, मतलब what explains this large and opposite change? सर व्हाट ये इज बहुत बड़ा और लीरा? उल्टा चेंज क्या बताता है? Economists have developed many models to explain how exchange rates are determined। ये जो एक्सचेंज रेट हुआ ये कैसे डिटरमाइन होता है, कैसे निर्धारित होता है, इसके लिए बहुत सारे मॉडल डेवलप किए गए। ईच इज एम्फसाइजिंग जस्ट सम ऑफ मेनी फोर्सेस टू वर्क। जो कुछ या बहुत सारे फोर्सेस जो काम करते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एक्सचेंज रेट्स का मॉडल डेवलप किया गया है। हम लोग एक सिंपल थ्योरी इधर पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या है, वो चीज क्या है देखते हैं, ठीक है। 390 चैप्टर पे पेपर पेज में आते हैं और हम लोग देखते हैं ये क्या है। तो यहां कहता है एक नया हम लोगों ने एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए जो एक थ्योरी बनाया है, जो एक बेस बनाया है, वो है हमारा परचेजिंग पावर पैरिटी। ये टर्म हमेशा आप लोगों को यूज होगा और ये जानना आज जरूरी है कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। परचेजिंग पावर मतलब खरीद करने का पावर, क्रय शक्ति, और पैरिटी मतलब समानता, बराबर। अब ये थ्योरी कहता क्या है, कोई थ्योरी है तो कुछ उसका स्टेटमेंट भी होगा। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट अ यूनिट ऑफ एनी गिवन करेंसी, किसी भी दिए हुए करेंसी का एक यूनिट, शुड बी होना चाहिए इक्वल टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन ऑल द कंट्री। हर एक देश में एक यूनिट, किसी गिवन करेंसी का एक यूनिट हर एक देश में उस गुड्स का इक्वल क्वांटिटी परचेज करने की स्थिति में होना चाहिए। अब ऐसा होगा क्या, देखते हैं। मेनी इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट परचेजिंग पावर पैरिटी, बहुत सारे अर्थशास्त्री विश्वास करते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी डिस्क्राइब्स, वो डिस्क्राइब करता है क्या, डिस्क्राइब्स द फोर्सेस दैट डिटरमाइन, उस वर्णन करता है उस फोर्स का, उस बल का, वो जो डिटरमाइन करता है एक्सचेंज रेट, जो कि विनिमय दर को निर्धारित करता है लॉन्ग रन में। मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी उस ताकत को, उस फोर्स को एक्सप्लेन करता है जो कि लॉन्ग रन में, दीर्घावधि में एक्सचेंज रेट को निर्धारित करता है, ठीक है। We now consider the logic on which the long run theory of exchange rate is based। अब लॉन्ग रन थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है, एज वेल एज द थ्योरीज ऑफ इम्प्लीकेशंस एंड इम्प्लीकेशन एंड लिमिटेशंस। अब इसके प्रभाव क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। चलो थोड़ा सा ये जो है इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलो, अब कहता है प्रिंस इज लिविंग एवरी टाइम एंड अगेन ज्वाइनिंग, क्या हो गया इसको? चलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? बुक भी होगा आप लोगों के पास, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबके पास ये किताब है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू ऑल। चलो, थोड़ा सा जस्ट मुझे डिलीट करने दो इसको, थोड़ा सा हमें और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की जरूरत है, हम कर रहे हैं, डोंट वरी। थोड़ा और बेहतर तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। सर बार बार ऑफ हो जा रहा है। नेट इशू होगा, हमारे यहाँ ठीक है अभी बेटा। चलो डोंट वरी, वीडियो मिल जाएगा, परेशान मत हो, कनेक्ट होते रहो बीच बीच में। द थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, द थ्योरी जो सिद्धांत हमने बताया, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड लॉ ऑफ वन प्राइस। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। परचेजिंग पावर पैरिटी का सिद्धांत लॉ ऑफ वन प्राइस पर आधारित है, मतलब एक कीमत का नियम। अब ये लॉ असर्ट करता है, बताता है क्या कि अ गुड मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस इन ऑल लोकेशन। एक वस्तु हर एक लोकेशन में एक ही प्राइस पे बिकना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट अनएक्सप्लॉइटेड। अदरवाइज क्या होगा? एक संभावना बनेगी, एक अवसर होगा, किस चीज का? प्रॉफिट जो कि अनएक्सप्लॉइटेड है उसको एक्सप्लॉइट करने की एक संभावना बनेगी। मान लो उदाहरण, अब ये तो उदाहरण से चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। सपोज कॉफी बीन है, कॉफी बीन, कॉफी का जो बीज होता है जो जिससे कॉफी बनता है, सोल्ड फॉर लेस इन सियाटल, सियाटल एक स्टेट है यूएसए में, देन इन बॉस्टन, बॉस्टन इज ऑल्सो स्टेट अमेरिका में, यूएसए में। तो जो कॉफी बीन का प्राइस है वो सियाटल में लेस है और बॉस्टन में ज्यादा है, ठीक है। अब क्या करेगा कोई पर्सन, कोई आदमी क्या करेगा? अब बाय कॉफी इन सियाटल, सियाटल में कॉफी खरीदेगा। मान लो उसका प्राइस $4 अ पाउंड है, एक पाउंड की कीमत $4 है। सियाटल में सस्ता है, हमने बताया आपको, बॉस्टन में महंगा है। तो वो क्या करेगा? सियाटल में अगर मान लो $4 पर पाउंड उसका प्राइस है तो वो परचेज कर लेगा, और उसको क्या कर देगा? बॉस्टन में महंगा है तो $5 मान लो, वहां $5 पर पाउंड है, तो वहां वो $4 में यहाँ खरीद के $5 पाउंड में बेच देगा। इस तरह से वो क्या करेगा? $1 का बेनिफिट कमा लेगा पर पाउंड, ठीक है। एंड फ्रॉम द डिफरेंस इन द प्राइस, वो किस लिए? कीमत के अंतर होने की वजह से। और ये जो सिचुएशन होता है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंसेस फॉर द सेम आइटम, एक ही वस्तु है, दो अलग अलग जगह पे अलग अलग कीमत होने की वजह से, जो प्राइस डिफरेंस होने की वजह से जो एडवांटेज, जो लाभ कोई उठा लेता है, उसको कहते हैं आर्बिट्रेज, इसको कहते हैं आर्बिट्रेज। ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ना आ गया, ठीक है। आर्बिट्रेज क्या है? ये यही चीज है, ठीक है। अब in our example, as people took advantage of this arbitrage opportunity, they would increase। अब होगा क्या? अगर मान लो ऐसा सभी करने लगे तो क्या हो जाएगा? सियाटल में कॉफी बीन का डिमांड बढ़ जाएगा ना, क्योंकि और भी लोग चाहेंगे कि मैं कमा लूं और बेचूं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो सियाटल में कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा? उसके बाद दूसरी तरफ क्या होगा? बॉस्टन में, क्योंकि सारे लोग क्या करेंगे? सियाटल से परचेज करेंगे, बॉस्टन में बेचेंगे, तो सियाटल में डिमांड बढ़ गया, बॉस्टन में सप्लाई बढ़ गया। ऐसा होगा क्योंकि इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स मेक्स यू टू थिंक लाइक इकोनॉमिस्ट। अब जैसे ही आपने ये कंडीशन, आपको एक एग्जांपल देंगे, आपका इकोनॉमिस्ट का मन जो है, अर्थशास्त्री का मन सोचने लगेगा, यार सप्लाई साइड से क्या होगा, डिमांड साइड से क्या होगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों के सेंटिमेंट पे क्या असर पड़ेगा, लॉन्ग रन में बाजार पे क्या असर पड़ेगा। इस तरह का दिमाग आपके मन में, इस तरह की बातें आनी शुरू हो गई हो। अब हुआ क्या?
चूंकि आर्बिट्रेज की वजह से अभी सियाटल में कॉफी बीन का डिमांड बढ़ गया और उसको चूंकि बॉस्टन में बेचा जा रहा है इसलिए बॉस्टन में सप्लाई बढ़ गया। ठीक है, द प्राइस ऑफ कॉफी, अब जब डिमांड बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, अब वो प्राइस $4 ही नहीं रह जाएगा, तो वो प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, किस लिए बढ़ेगा, इन रिस्पॉन्स फॉर ग्रेटर डिमांड, ग्रेटर डिमांड की वजह से उसका जो है प्राइस बढ़ जाएगा। और बॉस्टन में उसके प्राइस जो $5 था अब वो घट जाएगा। काहे घटेगा भाई, तो रेस्पॉन्स टू ग्रेटर सप्लाई, सप्लाई बढ़ गया। एंड दिस प्रोसेस वुड कंटिन्यू अंटिल, तब तक ये जारी रहेगा ये प्रोसेस, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल eventually the price were the same in the same market, in the two markets, eventually the prices were, अब दोनों बाजार में तब तक चलता रहेगा ये ड्रामा जब तक दोनों बाजार में एक ही वस्तु की कीमत सेम हो जाए। ठीक है, कहानी समझ में आई, ऐसा क्या होगा। नाउ कंसीडर हाउ लॉ ऑफ वन प्राइस अप्लाइज, जो हमने बताया लॉ ऑफ वन प्राइस, परचेजिंग पावर पैरिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ या बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ वन प्राइस। अब लॉ ऑफ वन प्राइस कैसे अप्लाई होगा, कंसीडर हाउ, विचार करो, हाउ द लॉ ऑफ वन प्राइस अप्लाइज टू द इंटरनेशनल मार्केट प्लेस, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कैसे लॉ ऑफ वन प्राइस इंप्लीमेंट होगा, कैसे वो अप्लाई होगा। इफ अ डॉलर या एनी अदर करेंसी, कोई अदर करेंसी ले लो, या हम डॉलर की बात करते हैं। इफ अ डॉलर कुड बाय मोर कॉफी इन यूनाइटेड स्टेट्स, अब देश की बात करते हैं। ठीक है, एक देश में दो स्टेट की बात हो गई, अब दो देश की बात करते हैं। इफ अ डॉलर, डॉलर दैट इज डॉलर कुड बाय, खरीद सकता है, मोर कॉफी इन यूनाइटेड स्टेट्स देन इन जापान, अगर एक डॉलर कॉफी जो है वो यूनाइटेड स्टेट में ज्यादा खरीदता है, जापान में कम खरीद पाता है, $1 से हम खरीद पाते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेडर कुड प्रॉफिट बाय बाइंग कॉफी इन द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट्स में कॉफी $1 से ज्यादा कॉफी परचेज हो जाता है तो यूनाइटेड स्टेट में खरीदने से उसको फायदा होगा। और जापान में चूंकि $1 में कम कॉफी मिलता है इसलिए उसको जापान में बेचने में फायदा होगा। दिस एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी फ्रॉम यूएसए टू जापान, अब क्या हुआ, यूएसए से जापान में कॉफी एक्सपोर्ट हुआ, वुड ड्राइव अप यूएस प्राइस ऑफ कॉफी, अब ऐसी स्थिति में यूएस में कॉफी का प्राइस बढ़ेगा, एंड ड्राइव डाउन, घटेगा कहां, जापान में प्राइस घटेगा। कन्वर्सली, उल्टा चलते हैं, कन्वर्सली मतलब उल्टा चलते हैं। इफ अ डॉलर कुड बाय मोर कॉफी इन जापान, अगर उल्टा होता है, डॉलर जापान में ज्यादा कॉफी परचेज कर सकते हैं $1 से यूनाइटेड स्टेट की तुलना में, तो ट्रेडर्स क्या करेगा, ट्रेडर्स कुड बाय कॉफी इन जापान, अब वो जापान से परचेज करेगा तो यूनाइटेड स्टेट में सेल कर देगा, मतलब दोनों स्थिति को हमने स्टडी कर लिया। अब क्या होगा, दिस इंपोर्ट ऑफ कॉफी इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम जापान, अब क्या हो गया, अब हो रहा है जापान से इंपोर्ट हो रहा है कॉफी, कहां हो रहा है, यूएसए में, एंड ये इससे क्या होगा, यूएस प्राइस ऑफ कॉफी एंड वो कम हो जाएगा क्योंकि वहां सप्लाई बढ़ गया, और जापान में कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि वहां से वहां डिमांड बढ़ गया। इन द एंड, अंत में क्या होगा, लॉ ऑफ वन प्राइस टेल्स अस दैट, लॉ ऑफ वन प्राइस कहता है अ डॉलर मस्ट बाय, नियम क्या कहता है, $1 मस्ट बाय, खरीदना चाहिए, द सेम अमाउंट कॉफी इन ऑल कंट्रीज, $1 से जितनी कॉफी खरीदी जाती है वो सभी कंट्री में उतनी ही खरीदी जानी चाहिए, दैट इज लॉ ऑफ वन प्राइस, और यू कैन से परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी मुद्रा की, करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो पैरिटी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पेज नंबर 391 क्या कहता है हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखो, अरे क्या हो गया,
एक मिनट में थोड़ा सा चेंज होने में दिक्कत होता है। जस्ट वेट, हम लोग कहाँ थे अभी? हाँ चलो, अभी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉस्ट। अब हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे अभी कि लॉ ऑफ वन प्राइस क्या कहता है। वो कहता है कि सेम $1 मस्ट परचेज सेम अमाउंट ऑफ कॉफी, यहाँ हम कॉफी का एग्जांपल ले रहे हैं, इन ऑल कंट्रीज। ठीक है, अब क्या होता है कि दिस लॉजिक लीड्स टू, दिस लॉजिक, ये लॉजिक क्या बताता है? दिस लॉजिक लीड्स टू, दिस लॉजिक लीड्स अस, हमें आगे बढ़ाता है किसकी तरफ? टू दी थ्योरी ऑफ परचेजिंग पावर। यही लॉजिक जो है हमको परचेजिंग पावर पैरिटी की ओर ले जाता है। यही लॉजिक जो हमें परचेजिंग पावर पैरिटी की ओर ले जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दैट इज परचेजिंग पावर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर थ्योरी, परचेजिंग पावर थ्योरी के अनुसार ये होना चाहिए कि अ करेंसी मस्ट है। अब परचेजिंग पावर करेंसी अगर पूछेगा कि व्हाट इज परचेजिंग पावर थ्योरी, व्हाट इज परचेजिंग पावर थ्योरी, तो इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ वन प्राइस। अब लॉ ऑफ वन प्राइस क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? तो आप आर्बिट्रेज को एक्सप्लेन करोगे। ये एक देश में दो राज्य के केस का लेके और दो अलग अलग देश का करोगे। उल्टा होता है तो क्या होगा, पहले कंडीशन में क्या होगा, जो सारी बातें हमको बताए, आपको बताए। अब आता है कि स्टेटमेंट ऑफ द परचेजिंग पावर थ्योरी, दैट इज अ करेंसी मस्ट हैव, एक मुद्रा मस्ट है, होना चाहिए, एक मुद्रा का जो परचेजिंग पावर होना चाहिए, क्रय शक्ति होना चाहिए, सभी देश में एक ही होना चाहिए। दैट इज अ करेंसी मस्ट हैव द सेम परचेजिंग पावर इन ऑल कंट्री। सभी देश में एक करेंसी, कोई भी करेंसी हो, किसी भी देश का करेंसी हो, उसका जो परचेजिंग पावर होना चाहिए वो स्वयं होना चाहिए। दैट इज, अर्थात यहां हम लेंगे अ यूएस डॉलर, एक यूएस डॉलर मस्ट बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड जापान। अगर कोई चीज खरीद रहे हैं तो उतनी ही क्वांटिटी यूनाइटेड स्टेट में भी परचेज की जाए एक यूएस डॉलर से, उतनी ही क्वांटिटी उस वस्तु की जापान में परचेज की जाए एक यूएस डॉलर से। एंड जापानीज येन, उसके उल्टा जापान में जो येन चलता है, जापान की मुद्रा जो येन है, ये भी must buy the same quantity of goods in Japan and also in the United States। ठीक है, तो indeed the name of this theory describes it। अतः ये जो थ्योरी का नाम है वो इसको अच्छी तरह से इसका वर्णन होता है। पेरिटी मीन्स, यहाँ परचेजिंग पावर मतलब क्रय शक्ति, अब पेरिटी मीन्स इक्वालिटी, एंड परचेजिंग पावर रेफर्स टू द, परचेजिंग पावर बताता है वैल्यू ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड्स इट कैन बाय। यहाँ वैल्यू ऑफ मनी बताता है, और वैल्यू ऑफ मनी किस टर्म्स में बताता है कि कितना वस्तु वो खरीद सकता है। सो परचेजिंग पावर पैरिटी स्टेट्स दैट, अंत में कह सकते हैं, अ यूनिट ऑफ अ करेंसी मस्ट हैव द सेम रियल वैल्यू इन एवरी कंट्री, मस्ट हैव द सेम रियल वैल्यू इन एवरी कंट्री। बात समझ में आ गई? परचेजिंग पावर पैरिटी समझ में आ गया आप लोगों को? डू यू हैव एनी डाउट इन परचेजिंग पावर पैरिटी? अगर आपको परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाएगा तो आप बता दोगे? यस सर। यस सर, वेरी गुड।
बहुत अच्छे तरीके से हमको लगता है आप लोग एक्सप्लेन कर दोगे इस चीज को। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लेके गया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कैसे क्या होता है। व्हाई दिस इज इट, पेज चेंज होने में काफी दिक्कत होती है इसमें। 89 के बाद सीधा बेसिक बेसिक बेसिक। अब देखो थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं बेटा, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं आपको, 9:50 से हम लगे हुए हैं। अभी आप लोगों का क्या था, हमने जो सिलेबस ग्रुप में भेजे थे, प्रिंस ने हमें सिलेबस भेजा था। प्रिंस देखो, मॉड्यूल 4 में आपका मनी है, इंटरेस्ट इनकम इन केंसियन सिस्टम्स, ठीक है। मनी इन केंसियन सिस्टम्स, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, आईएस कर्व, इक्विलिब्रियम अंडर ISLM मॉडल, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी implications, derivation of aggregate supply and aggregate demand, equilibrium with aggregate supply and aggregate demand, ये सारा चीज हम पढ़ेंगे इसमें। मनी पढ़ा, फंक्शन टाइप डिफिनेशन, ये मनी का डेफिनेशन पढ़ा, मनी क्या है, व्हाट इज मनी, करेंसी पढ़ा हमने, प्लास्टिक मनी के बारे में पढ़ा, क्रेडिट कार्ड मनी है कि नहीं पढ़ा हमने, डेबिट कार्ड क्या है हमने आपको बताया। देन फर्दर आपको हमने बताया कि हाउ दिस इज क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये इंटरनेशनल का भी पार्ट हो जाता है एक्सचेंज रेट, और एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन का एक थ्योरी आपको आज बता दिए, तो पेपर 4 का एक पार्ट हो गया। उसके बाद फिर से हम लोग पढ़ेंगे IS कर्व, LM कर्व, और IS LM कर्व से एक बेटा क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है, तो इस क्वेश्चन को हम पूरा का पूरा कराएंगे अगले क्लास में, IS LM कर्व करा देंगे, ठीक है। तो पेपर 3 से अगर देखा जाए तो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया, नेशनल इनकम हो गया है, GDP हो गया है, देन आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम करा दिया, रियल वर्सेस नॉमिनल इनकम हमने करा दिया आपको, GDP डिफ्लेटर हो गया है। उसके बाद आता है क्लासिकल थ्योरी एंड आउटपुट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मनी, प्राइस एंड इंटरेस्ट, सेज लॉ ऑफ मार्केट हम करा दिए हैं, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज को हम फिर से डिस्कस कर देंगे क्योंकि थोड़ा थोड़ा इसका भी हमने करा दिया है। और उसके बाद हम लोग कंसिडर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल को करेंगे, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको हमने थोड़ा सा बता दिया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमने करा दिया है आपको, कंजम्पशन फंक्शंस भी करा दिया है। तो इस तरह से हम सिलेबस वाइज करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके करते चले जाएंगे, तो हमारा इस महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 3 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, पेपर 4 का भी थोड़ा सा हम पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और बताओ कुछ, किताब पढ़ते रहो, ऐसे ही हम लोग एक एक चीज एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके करते रहेंगे। कल हम आपको इम्प्लीकेशंस ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी करा देंगे, अदरवाइज ये क्या होगा, एक ही दिन आप लोगों का फ्लडिंग हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल वेल, सब अच्छे हो? यस सर। करवा देते। चलो ठीक है, एंड करते हैं।